मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण संबंधों की संकल्पना, अर्थात मानव पर्यावरण के साथ कैसे संबंध रखता है, पर्यावरण मानव के साथ कैसे संबंध रखता है, किन किन भूगोलवेताओं ने इस पर अपने विचार रखे, कौन सी विचारधाराएं हैं इस टाइम। द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन, एनवायरमेंट एंड रिलेशन, अर्थात मनुष्य का पर्यावरण के साथ किस टाइप का संबंध है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। इसका देखो, सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन, अर्थात क्या होता है इसका अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले देखिए, पर्यावरण सभी परिस्थितियों का योग है जो किसी स्थान या समय पर मानव जाति को घेरे रखता है। अर्थात हमारे चारों तरफ जो आवरण है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। पर्यावरण की सीधी सादी डेफिनेशन है, हमारे चारों तरफ जो प्रकृति का आवरण है उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण। अर्थात मनुष्य को जो चीज़ घेरे हुए है, हम हवा है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, ये सब किस में आते हैं, पर्यावरण में। मानव पर्यावरण संबंधों की ऐतिहासिक यात्रा, अर्थात शुरुआत कैसे हुई मनुष्य और पर्यावरण संबंधों की, शुरुआत में इसके साथ कैसे संबंध थे, धीरे धीरे प्रकृति में असंतुलन कैसे आया। सबसे पहले देखिए, मानव पर्यावरणों का रूपात्मक परिवर्तनकर्ता, विध्वंसक के रूप में जाना गया। अर्थात मनुष्य ने पर्यावरण को पहले बदला, फिर इसमें परिवर्तन किए और फिर क्या हुआ, लास्ट में विध्वंस हुआ। इसमें देखिए, मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंधों की पड़ताल इतिहास के 4 कालों में बांटी गई। अर्थात मनुष्य के इतिहास, मनुष्य का पर्यावरण के साथ क्या इतिहास रहा, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले इसका रिलेशन कैसा था प्रकृति के साथ, धीरे धीरे इसमें कहाँ बदलाव आए और जो वर्तमान में स्थिति है वो कैसे हुई। सबसे पहला देखिए, आखेट तथा भोजन संग्रह काल, अर्थात सबसे पहले हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। मनुष्य जब प्रकृति में आया तो इसका पहला काम यही था कि वो शिकार करता था, कोई हिरण आ गया, कुछ भी आ गया, वो उसका शिकार करता था और क्या करता था, फूडों को इकट्ठा करता था। बस पेट पालने के लिए उसको क्या चाहिए था, थोड़े बहुत फल चाहिए थे, बस यही उसके जीवन का आधार था। जैसे जैसे समय बदलता गया और दूसरा काल आया मनुष्य का, पशुपालन तथा पशुचारण। मनुष्य की आवश्यकताएं थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, उसने क्या करने लगा, वो पशुओं को पालने लग गया, फिर क्या कर, पशुचारण करने लग गया, पशुओं को पालन करके वो क्या करने लग गया, चराने लग गया। पशुओं को चराने के लिए उसको प्रकृति का ह्रास करना पड़ा। तीसरा काल आया पौधा पालन तथा कृषि करना, मनुष्य के दिमाग का धीरे धीरे विकास आया, फिर हमने तीसरा काल लिया, फिर उसने क्या किया, पौधे पालना शुरू कर दिया, अर्थात उसका कृषि का काल आ गया, अर्थात उसने कृषि करना सीख लिया। पहले वो कच्ची चीज़ें ही खाता था, मनुष्य का इतना विकास ही नहीं हुआ था कि वो चीज़ों को पका के खा सके। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे चीज़ों को पका के खाना शुरू किया, आग का आविष्कार हुआ इसी टाइम पीरियड के अंदर। फिर उसने कृषि करना सीखा, जैसे ही मनुष्य ने कृषि करना सीखा उसका जंगलों का विनाश करने लग गया। ये पहली स्टेज आई जब मनुष्य ने प्रकृति का क्या किया, ह्रास किया, अर्थात प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लग गए वो अपने फायदे के लिए। जैसे ही कृषि पालन शुरू हुआ, फर्स्ट स्टेज थी ये मनुष्य की कि वो प्रकृति के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा हावी होने लग गया। फिर आया हमारा चौथा पीरियड, विज्ञान टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, औद्योगिकरण काल हुआ। 1870 के बाद जो औद्योगिक क्रांति आई, उसके बाद मनुष्य और प्रकृति के संबंध एकदम से चेंज हो गए। विज्ञान ने बहुत ज़्यादा उन्नति कर ली, मनुष्य बहुत ज़्यादा चीज़ों पे प्रकृति के ऊपर हावी होने लग गया, वह प्रकृति को क्या करने लग गया, अपने अनुसार ढालने लग गया। आगे देखिए, सबसे पहले पीरियड में क्या था मनुष्य का, आखेट तथा भोजन संग्रह, फूड की गैदरिंग होती थी बस, और वो क्या करता था, आखेट करता था। इसमें देखो, लकड़ी काटने के लिए औजार का आविष्कार टेक्नोलॉजी के विकास का दूसरा चरण था। अर्थात मनुष्य को सबसे पहले क्या था, वो जंगल से फल इकट्ठे करता था, बस आखेट करता था। उसके दिमाग का जैसे विकास हुआ, उसने क्या करना शुरू कर दिया, उसको औजार बनाने की उसके दिमाग में आई, लकड़ी काटने के लिए, किसी भी चीज़ को काटने के लिए वो क्या करने उसके दिमाग में आए कि औजार बना ले। ये इसकी पहली स्टेज थी टेक्नोलॉजी के विकास की। टेक्नोलॉजी की शुरुआत वहीं से हुई। असावधानी से जंगलों में आग लगना पर्यावरण विकास विनाश का पहला चरण था। अर्थात मनुष्य को तब जिस टाइम नहीं पता था कि भाई प्रकृति को वो नुकसान कर रहे हैं, पर पर्यावरण में कहीं भी उसने क्या हुआ, उससे कोई गलती हुई और गलती होने से जंगलों में आग लग गई, और उस जंगलों में आग लगने से मनुष्य ने क्या किया, पहली बार प्रकृति का विनाश करना सीखा, मानव द्वारा स्वयं जंगलों में आग लगाने के कारण। फिर उसको समझ में आने लगा चीज़ें, और फिर क्या करने लग गए, मनुष्य खुद ही जंगलों में आग लगाने लग गए। सबसे पहले उसको क्यों ज़रूरत पड़ी जंगलों की सफाई करने की, इसमें देखो आप, दुर्गम जंगलों में रास्ते बनाने के लिए, अर्थात उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। पहले प्रकृति में यहाँ जंगल ज़्यादा थे, अपने यहाँ जनसंख्या विकास कम था, जिस कारण क्या हुआ, उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दुर्गम
जंगलों में से गुजरना पड़ता था। फिर उसने रास्ते बनाना सीखा। दूसरा, रहने के लिए जगह साफ करना। शुरुआती स्टेज में मनुष्य को ना रहने के लिए जगह चाहिए थी, ना पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे, पर जैसे जैसे उसका विकास होने लगा दिमाग का, उसको रहने के लिए जगह चाहिए लगी। वो एक जगह स्थायी जीवन जीने की कोशिश करने लगा। तो उसने क्या किया, जंगलों को साफ करके उसने रहने के लिए जगह बनाना शुरू किया। फिर तीसरा हुआ खेती के लिए भूमि प्राप्त करना। जैसे जैसे और मनुष्य का विकास हो, उसने क्या सोचा, कृषि करने के लिए क्या करना चाहिए, जंगलों को साफ करना चाहिए और हमें यहाँ कृषि करनी चाहिए। फिर आगे देखो, दूसरा पीरियड आया पशुपालन और पशुचारण, अर्थात वह पशुपालन करना सीखने लग गया। पशुओं को चराना के बारे में उसने सोचना शुरू किया। इसमें देखो, आदि मानव द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर दिया उसने धीरे धीरे, अर्थात मनुष्य प्रकृति के ऊपर धीरे धीरे क्या होने लग गया, हावी होने लग गया। अब देखो, भोजन के लिए वह वन पशुओं का आखेट काम करके उनकी जनसंख्या कम कर रहा था, अर्थात उसने धीरे धीरे क्या करना शुरू कर दिया, भोजन के लिए पशुओं को मारना शुरू कर दिया। और इससे क्या हुआ, धीरे धीरे प्रकृति के जो था वो नुकसान की तरफ बढ़ रहा था मनुष्य। फिर देखो आगे, प्राकृतिक आवास में परिवर्तन के साथ कुछ पशुओं के काम करने के अन्य पशुओं की संख्या बढ़ाकर, अर्थात मनुष्य क्या चीज़ें सीखने लग गया, जो हमारे काम की चीज़ें हैं उनको बढ़ा दिया जाए, जो हमारे काम की चीज़ें नहीं उसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। जैसे जैसे मनुष्य के दिमाग का विकास होने लग गया, मनुष्य क्या होने लग गया, स्वार्थी होने लग गया, प्रकृति के ऊपर अपना स्वार्थ दिखाने लगा मनुष्य। फिर देखो, आवास तथा रास्तों के निर्माण के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया उसने, जलाना शुरू कर दिया, जंगलों में लकड़ियां करने इकट्ठी करने लगा, पत्तियां भोजन पशुओं का चारा प्राप्त करके करने लगा। जंगलों को जलाने से पारिस्थितिकीय पर्यावरण को बदलकर, अर्थात जंगल जैसे ही जलते प्रकृति में चेंज हो रहा था, ऑटोमेटिक प्रकृति में क्या होने लग गया, चेंज होने लग गया। मनुष्य को पता भी नहीं चला उसने प्रकृति के ऊपर कैसे अपना अधिकार जमाना शुरू किया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ जंतुओं का रूपांतरण करके, अर्थात मनुष्य क्या करने लग गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करने लगा, काम के जंतु लाने लग गया, अर्थात कौन सा जानवर उसके काम का था, ये सब मनुष्य सीख रहा था धीरे धीरे। इस डायग्राम में आप देखोगे पौधा पालन तथा कृषि काल, अर्थात पौधों को कैसे उसने पालना शुरू किया, कृषि काल कैसे शुरुआत हुई। इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि कुछ लोग जंगलों को काट रहे हैं, कुछ सफाई कर रहे हैं यहाँ की, तो ये हमारा दूसरी स्टेज थी। इस डायग्राम में देखो आप, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का काल आया। इसमें क्या हुआ, 1870 की क्रांति के बाद टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा विकसित हुई, औद्योगिकरण का विकास होने लग गया। औद्योगिकरण का विकास हुआ, मनुष्य के दिमाग में और चीज़ें आने लगी। इसमें देखो, सबसे पहले क्या था, सन 1860 के दशक में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, पहली क्रांति शुरू हुई, तो हर चीज़ के ऊपर उसने अपना प्रभाव डाला, हर देश के ऊपर अपना प्रभाव डाला, और प्रकृति और मानव के रिलेशन पे भी उसने अपना प्रभाव डाला। इसमें देखो, पर्यावरण का ह्रास, अर्थात पर्यावरण को नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा उससे। दूसरा, औद्योगिकरण में नगरीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति से जनसंख्या का सांद्रण सीमित क्षेत्रों में होने लगे। पहले जब औद्योगिकरण नहीं था, मनुष्य क्या हुआ था, फैला हुआ था, उसको एक जगह रहने की जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ता गया, अर्थात शहरों में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने लगी, सुख सुविधाएं मिलने लगी, औद्योगिकरण एक जगह हुआ, मनुष्य का क्या हुआ, एक जगह टिकाव आ गया, अर्थात एक जगह जनसंख्या ज़्यादा होने लगी और प्रकृति के ऊपर वो वहीं ज़्यादा हावी हुई। तीसरा पीरियड आया, जैव ईंधनों के प्रयोग से वृद्धि होने से ऑक्सीजन की कमी व कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा। जैसे जैसे पेड़ पौधों की कटाई होने लग गई, जैव ईंधन ज़्यादा यूज होने लगे, क्या होने लग गया, ऑक्सीजन कम होने लगी और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़ने लग गया। इससे वायुमंडल का तापमान क्या हुआ, बढ़ा। इसका क्या परिणाम हुआ, ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हुई। इसके बाद पर्यावरण के ऊपर मनुष्य ज़्यादा हावी हुआ। वनों की कटाई से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने लग गया, जल वायु और भूमि प्रदूषण बढ़ने लग गया, अर्थात चारों तरफ पोल्यूशन बढ़ा। इसके बाद आया, भूगोल में मानव पर्यावरण संबंधों की विचारधाराएं कैसे आई, किन किन लोगों ने अपने विचार रखे, इस पे कौन से कॉन्सेप्ट तैयार हुए, इसको समझेंगे हम इसके द्वारा। सबसे पहली विचारधारा थी एनवायरमेंट डिटर्मिनिज्म, अर्थात पर्यावरण नियतिवाद। इसको किसने दिया, इसका उद्देश्य क्या था, ये मनुष्य को क्या सिखाना चाह रही थी। पर्यावरण नियतिवाद में पर्यावरण को सर्वोपरि माना इन्होंने। इसके विचारधारा के जनक थे रेडजेल। उन्होंने क्या कहा, जो कुछ भी है वो प्रकृति है, प्रकृति जो हमें देती है वो मनुष्य लेता है। इसने क्या करा, प्रकृति को ही सर्वोपरि माना, अर्थात मनुष्य को इसने प्रकृति के सामने एक तुच्छ प्राणी समझा। दूसरी आई संभववाद। संभववाद में दोनों को बराबर रखा, मनुष्य को भी बराबर रखा और पर्यावरण को भी बराबर रखा, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं।
प्रकृति हमें संभावनाएं देती है, मनुष्य के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है वो उनको लेगा या नहीं लेगा। प्रकृति ने कहीं नदियाँ दी हैं, कहीं तो मनुष्य ने क्या किया, उसमें चेंज किया, बांध बना के उसमें चेंज कर दिया। अर्थात प्रकृति हमें संभावनाएं देगी, ये हमारे दिमाग के ऊपर है कि हम उसको कैसे यूज करते हैं। तीसरी विचारधारा ही नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या कर दिया, मनुष्य को सर्वोपरि माना और प्रकृति को क्या कर दिया, बहुत छोटा। अर्थात मनुष्य अपने दिमाग से हर चीज़ प्रकृति के ऊपर हावी कर सकता है, वो अपने हिसाब से ही प्रकृति का यूज कर सकता है। इस तरह 3 कॉन्सेप्ट आए, तीनों अलग अलग जगह विकसित हुए, तीनों के विचारधारक तीनों अलग अलग थे। इनको समझेंगे हम। सबसे पहले पर्यावरण नियतिवाद। इसमें क्या था, यह एक जर्मन विचारधारा थी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जर्मन स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है इसको। अर्थात इसका जर्मन में विकास हुआ, इसके भूगोलवेत्ता जर्मन में ही थे। इसको मानने वाले सबसे पहले, इसके विचारधारा को देने वाले रेडजेल थे। रेडजेल को राजनीतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। रेडजेल की बुक थी एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसने उसने क्या बताया, प्रकृति ही सर्वोपरि है, उसके नीचे सब कुछ है। जर्मन विचारधारा, इसमें पर्यावरण को मानव से ज़्यादा शक्तिशाली माना गया। इसके विचारधारा कौन कौन थे, रेडजेल हो गया, कुमारी चर्चिल, सैम्पुल हो गई, रिटर हो गया और हेम्बोल्ट हो गया। इन्होंने इस तरह के उदाहरण दिए जहाँ मानव की तुलना में पर्यावरण सभी तत्वों पर अपनी मजबूत पकड़ रखता है। देखो, इन्होंने अपने उदाहरण भी ऐसे ही पेश किए कि प्रकृति ज़्यादा सर्वोपरि और मानव क्या है, उससे नीचे है। रेडजेल की बुक का प्रकाशन हुआ 1882 में। वाल्कर कुंडे इसके पार्ट थे, इसने कई भागों में बांटा। इसके उदाहरण थे विषुवत-रेखीय प्रदेश, पूर्व प्रदेश, इसके ये सब दूसरे क्या थे, उदाहरण थे। अब देखो आप संभववाद। संभववादी विचारधारा कहाँ विकसित हुई, किसने इसको दिया, इसके जनक कौन थे, इस सब में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संभववाद, संभववाद मूल रूप से फ्रेंच विचारधारा थी, अर्थात इसको फ्रेंच में इसका विकास हुआ। इसके अंदर मानव को महत्व दिया गया, ना कि पर्यावरण को। अर्थात इसमें मानव को महत्व दिया, पर्यावरण को इसने क्या करा, नियतिवादी विचारधारा से इसमें पर्यावरण को कम रखा गया। संभववाद के अंतर्गत मानव की तकनीकी विकास द्वारा पर्यावरण में संभावनाएं खोजने की बात कही गई। अर्थात मनुष्य अपने दिमाग से क्या करने लग गया, प्रकृति के अंदर चीज़ों को खोजने लग गया। इसके विचारधारा के जनक थे विडाल डी ला ब्लास। लुसियन फेब्रे ने संभववादी शब्द दिया था। विचारधारा किसने दी, विडाल डी ला ब्लास ने। ध्यान रखना, शब्द किसने दिया, लुसियन फेब्रे ने। जीन ब्रुन्स भी इसके विचारक थे। 3 इसके मेन विचारक रहे। ये फ्रेंच विचारधारा थी, याद रखना। पहले वाली क्या थी, जर्मन विचारधारा थी। इसमें देखो, थार मरुस्थल मई राजीव गांधी नहर को पानी पर्यावरण पर क्या थी, विजय थी। अर्थात इसने इंदिरा गांधी नहर के बारे में इन्होंने उदाहरण दिया। थार के मरुस्थल के अंदर अगर मनुष्य अपने दिमाग के द्वारा क्या कर सकता है, नहर ला सकता है, तो क्या हुआ, मनुष्य प्रकृति के ऊपर हावी बताया गया इसमें। इस प्रकार इस बहुत सारे उदाहरण दिए गए जहाँ मानव पर्यावरण पर क्या करता है, विजय प्राप्त करता है। अब देखो, ब्लास ने क्या क्या योगदान दिया। निश्चयवाद का घोर विरोधी था विडाल डी ला ब्लास। ध्यान रखना, वो निश्चयवाद को बिल्कुल भी नहीं मानता था विडाल डी ला ब्लास। संभववादी भूगोलवेत्ता था वह। पार्थिव जीव की संकल्पना दी थी उसने। जेनरे डीवी की संकल्पना दी। पार्थिव एकता दिया था। पार्थिव संपूर्णता की संकल्पना दी थी। पेज की संकल्पना दी। फ्रांस में मानव भूगोल का पिता कहा जाता है विडाल डी ला ब्लास को। अब आगे देखो आप, नवनियतिवाद, नियो डिटर्मिनिज्म। इसमें हम पढ़ेंगे मानव और पर्यावरण के फिर दोबारा से संबंध। इसमें देखो, नवनियतिवाद एक बीच की विचारधारा है। इसमें ना ही पर्यावरण को हावी बताया और ना ही मानव को, दोनों को इक्वल माना गया। बीच का रास्ता निकाला इन्होंने, मिडल पाथ। इसके अंतर्गत कहा गया मानव पर्यावरण के विकास की गति को कम या ज़्यादा कर सकता है। अर्थात क्या करता है मानव, अपने दिमाग से पर्यावरण को कम या ज़्यादा अपने दिमाग से कर सकता है, पर उसको रोक नहीं सकता। अगर कहीं तूफान आ रहा है, समुद्र में क्या हो रहा है, चक्रवात आ रहा है, तो उसको नुकसान को कम कर सकता है, पर चक्रवात को तो नहीं रोक सकता मानव। तो इसने क्या कर दिया, एक बीच का रास्ता निकाल दिया। इस विचारधारा के आने के बाद इन दोनों के बीच क्या करा, एक अच्छा रिलेशन विकसित कर दिया मानव और पर्यावरण के बीच। इन्होंने उदाहरण ऐसे दिए, हर विचारधारा ने अपने ही टाइप के उदाहरण दिए। इन्होंने ऐसे उदाहरण दिए कि आप किसी चीज़ को, प्रकृति की चीज़ को रोक नहीं सकते। अगर नुकसान हो रहा है उसको आप पहले ही जानकारी करके उस चीज़ को वहाँ से हटा सकते हैं। देखो, जो तूफान आ रहे हैं समुद्र में, उसमें क्या है, वहाँ की जनता को हम हटा सकते हैं वहाँ से। हम पहले
होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं, बाकी उसको रोक तो नहीं सकते जाके। अब देखो, इसके अंतर्गत कहा गया पर्यावरण मानव के विकास की गति को कम या ज़्यादा कर सकता है पर रोक नहीं सकता। ठीक है, इसे रुको और जाओ की विचारधारा के नाम से जाना गया, अर्थात पहले रुको फिर जाओ। प्रकृति ने एक स्टॉप बनाया है, आपको वहाँ रुकना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्रिफिथ टेलर थे इस विचारधारा के जनक। ये एक ऑस्ट्रेलियन भूगोलवेत्ता थे। सबसे पहले वाली ध्यान रखना जर्मन में विकसित हुई, दूसरी वाली फ्रेंच में विकसित हुई और तीसरी वाली ऑस्ट्रेलिया में विकसित हुई, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन विचारधारा कहा जाता है। नवनियतिवाद को एंग्लो अमेरिकन विचारधारा भी कहा जाता है। अब देखो ग्रिफिथ टेलर ने क्या क्या किया। ग्रिफिथ टेलर की बुक का नाम था ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का भूगोल। इसकी दूसरी बुक का नाम आया प्रजाति भूगोल। तीसरी बुक का नाम था प्रवेश प्रजाति का प्रवास। ये नवनियतिवाद का संस्थापक कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर को विश्व को 7 प्रजातियों में वर्गीकृत किया था इसने। फिर भू शांति की विचारधारा दी थी। श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति को अपनाया। ये श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति के थे। इन्होंने माना रुको और जाओ, अर्थात प्रकृति ने आपके लिए एक स्टॉप बना रखा है, उस पर आप रुक सकते हो फिर आगे बढ़ सकते हो। ना आपको प्रकृति रोक सकती है ना आप प्रकृति को रोक सकते हो। जो चीज़ें चल रही हैं, जो घटनाक्रम हो रहा है वो होगा। शांतराल की संकल्पना दी। प्रवास कटिबंध का इसने क्या दिया, सिद्धांत दिया था। प्रजाति का वर्गीकरण शीर्षस्थ सूचकांक व बालों की बनावट के आधार पर इसने क्या किया, मनुष्य का डिवाइडेशन कर दिया। अर्थात हर क्लाइमेट का मनुष्य प्रकृति ने अलग टाइप से बनाया है। जिस क्लाइमेट में मनुष्य रह रहा है उसका विकास भी उसी टाइप से, उसकी शारीरिक बनावट, उसके दिमाग का विकास, ये सब क्या हुआ, प्रकृति डिपेंड कर रही है कि मनुष्य का दिमाग कैसा होगा। अर्थात ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग क्या करते हैं, वो संघर्षशील कम होते हैं। पहाड़ों के पास रहने वाले मजबूत होते हैं, उनके हाथ क्या हो जाते हैं, मजबूत। अर्थात मनुष्य का दिमाग, मनुष्य का शारीरिक बनावट सब क्या करती है, वहाँ की प्रकृति के ऊपर निर्भर है। आप किस टाइप के क्लाइमेट में रह रहे हैं, आपका स्वभाव कैसा होता है, ये सब क्या करते हैं, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करते हैं। जन्म इनका हुआ इंग्लैंड में हुआ था। ग्रिफिथ टेलर का जन्म इंग्लैंड में और शिक्षा इन्होंने क्या कहाँ पाई, ऑस्ट्रेलिया में पाई। मानव जाति का उद्भव मध्य एशिया, सबसे नई प्रजाति मंगोलाइड, इन्होंने माना। नवनियतिवादी विचारधारा के ये क्या थे, जनक थे। अब देखो इसमें पेपर में प्रश्न कहाँ कहाँ से उठ सकता है, इसमें ध्यान रखना। भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध की विचारधारा के ऊपर, अर्थात मानव पर्यावरण के संबंधों की विचारधारा कैसी रही। मनुष्य तथा पर्यावरण के संबंधों की पड़ताल का इतिहास कैसा था, अर्थात किस कालों में बांटा गया, इसका इतिहास कैसा रहा। मुख्य विचारधारा के साथ व्याख्या इसकी थी। इन तीनों को ध्यान रखना है, पर्यावरणीयतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। कौन सी इसकी बुक थी, क्या क्या इन्होंने इनके ऊपर काम किया था। थैंक यू।